नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पेड सैंपल टी टेस्ट की कि उसकी कैलकुलेशन SPSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो परीक्षण है यानी पेड सैंपल टी टेस्ट है क्या होता है और कैसे उसमें गणनाएं की जाती हैं या उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये पेड सैंपल टी टेस्ट जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इट इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। ये क्या है? प्राचलिक परीक्षण है। प्राचलिक वो परीक्षण जिनकी कुछ शर्तें होती हैं, है ना, बिना शर्तों के ये नहीं होते। जो पेड सैंपल टी टेस्ट है उसके और भी कई नाम हैं। उसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, पेयर्ड टी टेस्ट भी कहा जाता है और उसको रिपीटेड मेजर्स टी टेस्ट भी कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज लिए जाते हैं, चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है कि टेस्टिंग उनकी की जाती है, तो इसलिए इनको टेस्ट वेरिएबल्स भी कह दिया जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए, यानी या तो वो जब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल, है ना, तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें या तो ये इंटरवल स्केल पर लिए गए हों इनके डेटा, या फिर रेशियो स्केल पर डेटा एकत्रित किए गए हों। अब बात करेंगे कि ये टेस्ट यूज कर लिया जाता है। पेड सैंपल टी टेस्ट को उपयोग लेने की मैंने होता है ना कुछ शर्तें हैं। तो इफ देयर इज स्टेटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन, यानी सांख्यिकीय रूप से जब इन चीज़ों में भिन्नता हो, टू टाइम पॉइंट्स, यानी समय के दो बिंदु हैं, है ना। एग्जाम्पल करें तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई भी रिसर्चर या अनुसंधान करता या शोधार्थी, तो क्या वो डिफरेंट टाइम पर सेम स्टेक होल्डर से डेटा ले लेता है। जैसे मान लीजिए हमने 10वीं क्लास के बच्चे लिए, तो हमने क्या किया, उनको एक बार परीक्षण कर लिया और 1 महीने बाद दोबारा उसी परीक्षण को डाल के देख लिया, तो 2 स्कोर्स हमारे पास आ गए, लेकिन स्टेक होल्डर तो सेम थे, बच्चे ही थे, लेकिन टाइम डिफरेंट हो गया, 1 महीने का अंतर हो गया, है ना, या 15 दिन का अंतर हो गया। ये दूसरी चीज, जब 2 कंडीशंस हो, है ना, जिनमें स्टेटिस्टिकल डिफरेंस हो। अब एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट ऑफ इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी प्रयोगात्मक जितने भी अनुसंधान होते हैं उसमें ये कंडीशंस होती हैं। जैसे अब उसमें क्या होता है, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो 2 ग्रुप यानी 2 कंडीशंस हो गई। एक कंट्रोल ग्रुप की कंडीशंस कंट्रोल की जाती हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कोई कंडीशंस लागू नहीं होती है ना, वो फ्री होता है। तीसरी कंडीशन होती है जब 2 मेजरमेंट्स हों। एग्जाम्पल, जब डेटा कलेक्ट किया और सेम स्टेक होल्डर्स थे, तो लेकिन 2 अलग अलग टेस्ट डाले, यानी 10वीं के बच्चों से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत के टेस्ट लिए, या 12वीं के बच्चे ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्टों का अंतर कर लिया हमने, है ना, उनके बीच स्टेटिस्टिकल डिफरेंस चेक किया। या फिर आर्ट्स के बच्चों का, मान लो किसी बच्चे का एक आर्ट्स की क्लास है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तब उनके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का कर लिया, है ना, या हिस्ट्री सोशियोलॉजी कर लिया जिनके पास है ना, तो एक ही बच्चा जिसके पास ये 2 सब्जेक्ट हैं तो वो किया जा सकता है ना। इसके अलावा यदि कोई मैच्ड पेयर हो, अब मैच्ड पेयर मतलब 2 ग्रुप्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी है, तो उसी में हमने मेल फीमेल ले लिया, तो या हमने क्या किया है कि कम सैलरी है कि ज़्यादा सैलरी है, उसके आधार पर कर दिया, तो यानी मैच पेयर, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल के बच्चों का ले लिया। ये एक स्कूल के 2 सेक्शन है, तो एक सेक्शन के विज्ञान ए और बी सेक्शन में है मान लीजिए, तो ए सेक्शन के बच्चों के हमने विज्ञान के स्कोर कलेक्ट किए, दूसरे के बी सेक्शन के भी साइंस या विज्ञान के स्कोर कलेक्ट किए और फिर उनको हमने पेयर मैच किया।
कहने का मतलब है सेक्शन 2 है। इसी तरह कॉलेज हो सकते हैं, एक कॉलेज 2 डिपार्टमेंट हो गए, यूनिवर्सिटी में 2, सॉरी इस तरह यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हो गए, फैकल्टीज हो गए ना, उसके आधार पर ये किया जा सकता है, यानी मैच्ड पेयर की बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पेड सैंपल टी टेस्ट का उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने योग्य है, इफ ऑल कंडीशंस ऑफ पेड सैंपल टी टेस्ट आर फुलफिल्ड, यानी सारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। यदि अब डेटा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बाकी सब फुलफिल हो रही है, होमोजेनिटी मतलब है ना, वेरिएंसेज में और भी जितनी भी एजम्पशंस है वो सारी पूरी हो रही है, लेकिन अब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो क्या किया जाता है, नॉन पैरामीट्रिक एक टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइंड रैंक्स टेस्ट। दरअसल में ये पेड सैंपल टी टेस्ट का ही भाई है। अब फर्क पड़ता है कि पेड सैंपल जो टी टेस्ट है वो पैरामीट्रिक है, और विल्कॉक्सन साइंड रैंक्स टेस्ट है वो क्या है, वो नॉन पैरामीट्रिक है। बाकी काम ये दोनों एक ही करते हैं, बाकी चीज़ें इनमें समान ही रहती है ना, सेम कंडीशन होती है। अब बात ये तो था कि ये टेस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या वेरिएबल्स होते हैं, किन कंडीशनों में इसको लागू किया जाता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इसको SPSS के माध्यम से कैसे किया जाए। 10वीं क्लास के बच्चों से हमने क्या किया, गणित और अंग्रेजी, एक तो मैथ पे और एक सॉरी इंग्लिश का और एक मैथ का ये टेस्ट बनाया हमने, डाला, और 435 बच्चों पर ये टेस्ट हमने डाल के डेटा इकट्ठा कर लिया। देखिए किसी एक संस्था के बच्चे हैं ये, 435 बच्चों पे डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको कुछ चीज़ ब्लैंक दिख रही होंगी, देखिए कुछ जगह ना फीमेल भी नहीं लिखा है, कुछ जगह मार्क्स छूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिसिंग वैल्यूज है, या तो मार्क भरने वाले ने मिस्टेक की है, या बच्चे ने मेल फीमेल लिखने में, या मतलब डेटा फीड करने वाले ने कोई किसी भी से मिस्टेक हो सकती है, तो बच्चे ने उसमें नहीं भरा टेस्ट में, है ना, या और फिर दूसरा जब मार्क चढ़ाने वाले नहीं चढ़ाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिसिंग वेरिएबल्स भी इसमें साथ में हम ले रहे हैं कि भाई मिसिंग वेरिएबल्स भी उसमें थी। तो ये जब हमने कलेक्ट किया डेटा, है ना, ये सब कुछ कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं SPSS के माध्यम से कि इंग्लिश के जो प्राप्तांक हैं, स्कोर्स हैं, उनका एवरेज और मैथ के स्कोर्स के एवरेज में कुछ अंतर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक बार कि नल हाइपोथेसिस क्या बननी चाहिए। जैसे नल हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना, और दूसरी बनती है इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बात हम करेंगे परिकल्पनाओं की, तो देखिए इसमें परिकल्पना ऐसे बनती है, नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं हम H कि H0 इज म्यू मैथ, यानी मैथ के स्कोर्स का मध्यमान इक्वल टू इंग्लिश के स्कोर्स का मध्यमान, यदि दोनों बराबर हैं, है ना, तो क्या है, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है। और H1 है यदि हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी म्यू मैथ अब यहाँ पर लगाना है नॉट इक्वल टू, तो वही जाइए अपने इंसर्ट में, और ये सिंबल्स में मैंने चूंकि सर्च किया हुआ पहले से, नॉट इक्वल टू म्यू इंग्लिश, यानी मैथ के जो स्कोर्स का मध्यमान है वो बराबर नहीं है किसके, इंग्लिश के स्कोर्स के मध्यमान के। तो ये दोनों हाइपोथेसिस बन गई। अब हमें इनको प्रूव करना है, तो प्रूव करने का सीधा सीधा तरीका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम इसको SPSS में करके देखते हैं। तो तरीका क्या है, यहाँ पर गए, देखिए ये डेटा हमारे पास है ही, वेरिएबल व्यू दिख रहा है, देखो डेटा ये देख लेते हैं, वेरिएबल व्यू डिफाइन कर दिया है ना, वेरिएबल डिफाइन कर दी। देखिए ये इसमें साथ मैंने बताया ना कुछ मिसिंग वैल्यू है, तो मिसिंग वैल्यू को हम अभी छोड़ देंगे, अभी उसमें करेंगे जब मिसिंग वैल्यू छोड़ेंगे। देखिए तो जब SPSS में पेड सैंपल टी टेस्ट निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले एनालाइज में जाएंगे, वही कंपेयर मीन में जाएंगे, है ना, एनालाइज कंपेयर मीन, उसके बाद जाएंगे हम पेड सैंपल टी टेस्ट, किसमें,
पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में चले गए तो यहाँ पर चूंकि मैंने भर रखा था अभी, तो इसको वापस ब्लैंक कर देता हूँ। ये इस तरह का एक अपने पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। पेयर किसका करना है, इंग्लिश का है ना, वेरिएबल 1, और दूसरा वेरिएबल क्या है, मैथ का। आप कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ मैथ रख सकते हैं, यहाँ ही रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चाहे पहले आप मैथ को डाल दें इंग्लिश को डाल दें, एक ही बात है। यानी यहाँ कोई सा भी आगे पीछे आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना हमने कर लिया, यानी वेरिएबल डाल दिया। भाई इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट का हमें क्या करना है, पेयर करना है ना, पता करना है कि इनके स्कोर्स के जो मध्यमान या एवरेज स्कोर्स है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं है। इसमें गए किसमें, ऑप्शंस में, तो पेड सैंपल टी टेस्ट ऑप्शन में कॉन्फिडेंस इंटरवल हर बार हम बताया 95% अब रखते आ रहे हैं, आप 90% और 99% भी रख सकते हैं। अब देखो मिसिंग वैल्यूज मैंने क्या किया, एक्सक्लूड केसेज एनालिसिस बाय एनालिसिस, यानी हमने ये कह दिया कि उन केसों को छोड़ दो जो मिसिंग वैल्यू के हैं, यानी जो ब्लैंक रह गए हैं। अब चाहे किसी ने जेंडर नहीं भरा है या किसी के मार्क्स रह गए तो उनको छोड़ दे गए, है ना। कंटिन्यू किया और ओके किया। अब देखिए 435 का स्कोर था, लेकिन डेटा कलेक्ट किया 435 और एन कितना आ रहा है 398 का, यानी करीबन करीबन इन्होंने 37 लड़कों के डेटा को छोड़ दिया। यानी 37 जो लड़कों का डेटा था वो मिसिंग वैल्यू उसमें थी, या तो मेल फीमेल नहीं लिखा हुआ था, या उनके मार्क्स में मिसिंग थी, है ना, इंग्लिश और मैथ दोनों में। तो इस तरह से उसने ये छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ 3 हमारे पास सेक्शन आए हैं। पहला पेयर्ड सैंपल पेयर सैंपल्स स्टेटिस्टिक्स का, दूसरा सेक्शन है पेयर्ड सैंपल्स कोरिलेशंस का, और तीसरा हमारा सेक्शन है पेयर्ड सैंपल्स टेस्ट का। तो यहाँ पर दिए दो, हालांकि देखिए महत्व तो तीनों का रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इस पेयर्ड सैंपल टेस्ट का रहता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहला पता करने का, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले जाएंगे पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन पर, ये पता करने के लिए कि वास्तव में अंकों में अंतर है या नहीं है ना। हालांकि ऐसे तो देखिए मीन आ रहा है 82.7441 और इसका 65.4468। यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो मीन का अंतर, याद देखिए ये मीन डिफरेंस है, एक्चुअल मीन नहीं है, मीन डिफरेंस है 17.29। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर तो है, लेकिन अब सबसे पहले हम इसको जस्टिफाई करने के लिए हम पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन में देखेंगे। कोरिलेशन आ रहा है 0.243। अब 0.243 का कोरिलेशन क्या होता है, वेरी लोअर, है ना। तो कहने का मतलब क्या, और है कितना, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश और मैथ के स्कोर्स में कोरिलेशन में लोअर, वेरी लोअर है, यानी बहुत न्यून प्रकार का सहसंबंध है, और ये सहसंबंध सिग्निफिकेंट है। देखिए सिग्निफिकेंट ये वैल्यू या पी, इसको पी वैल्यू भी बोला जाता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू या पी वैल्यू। तो पी वैल्यू देखिए 0.000, यानी 000 आ रही पॉइंट के बाद भी, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, देखिए अब लिखने का तरीका बता देता हूँ। देखिए लिखते कैसे हैं कि P इज लेस देन किससे, ये सॉरी ये स्मॉल p है, ये ध्यान रखेंगे, ये बड़ा हो तो गया लेकिन स्मॉल p है। P इज लेस देन 0.05, है ना। Therefore we reject the, सिंस चूंकि P इज लेस देन P वैल्यू, ये P वैल्यू को लिख सकते हैं आप सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है ना, एक ही बात है। P वैल्यू को सिग्निफिकेंट वैल्यू दे देता है। इफ सिग्निफिकेंट वैल्यू या P वैल्यू, इसको वैल्यू लिख सकते हैं आप, या P भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है ना। is less than 0.05, therefore we reject the null hypothesis। अब देखिए नल हाइपोथेसिस क्या है, ये इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, दोनों तरीके लिखने के। नल हाइपोथेसिस ये, ठीक है, ये कंट्रोल जे जस्टिफाई कर देता हूँ, ये इसको हमने रिजेक्ट किया, है ना। या इसको, अब ये तो नल हम ऐसे लिख दी, यदि ऐसे नहीं लिखे तो क्या लिखें, null hypothesis that
the score, the average of math scores is equal to average of इंग्लिश स्कोर्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने केवल और केवल इस पेयर्ड सैंपल के आधार पर हमने ये कह दिया कि जो पी वैल्यू इसमें क्या हो रही है 0.05 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है चूंकि कोरिलेशन बता रहा है वेरी लोअर है, यानी बहुत ज़्यादा लोअर है या बहुत ज़्यादा न्यून है, तो इसका मतलब ये है कि अंकों में कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदी और गणित के जो प्राप्तांक प्राप्त हुए उनमें अंतर तो है। अब इसके आधार पर अब हम आएंगे पेयर्ड सैंपल टेस्ट में। अब पेयर्ड सैंपल टेस्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, ये मीन डिफरेंस है। दरअसल ये लिखा हुआ क्या है, मीन, असल में मीन नहीं है, ये मीन डिफरेंस है। अब मशीन है गड़बड़ी कर जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीन डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस का मतलब है कि इंग्लिश के मीन में से मैथ के मीन को जब घटाएंगे तो ये आएगा 17.29 है ना, या 17.30 आ जाएगा। 17.3 के मध्यमान का अंतर है, तो इसका मतलब है अंतर पता चल गया कि अब देखिए इंग्लिश का चूंकि यहाँ ज़्यादा दिख रहा है और ये कम है, तो इसका मतलब है अंग्रेजी में बच्चों ने ज़्यादा प्राप्तांक प्राप्त किए और मैथ में बच्चों ने कम प्राप्तांक प्राप्त किए, है ना, क्योंकि तभी तो स्कोर भी उसी हिसाब से आ रहा है। अब हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे, देखिए डायरेक्ट मीन स्कोर, ये इसको बोलते हैं कि मीन वेरिएंस, है ना, मीन वेरिएंस या मीन वेरिएशन। अब यहाँ आएंगे हम देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल जो हमने लिखा था वो 95% ही था, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारी टी वैल्यू आ रही है 36.313 है ना, 36.313 या 36.313। अब हम देखेंगे डी एफ 397, डी एफ क्योंकि एन 398 है तो डी एफ चूँकि 397 n-1। अब ये देखेंगे ये जो टी वैल्यू है ना, टी वैल्यू 397 के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे यानी स्वतंत्रता के अंश पे, स्वतंत्रता कोटि पे सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो वैल्यू क्या आ रही है 0.000। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0. ये पी वैल्यू है तो 0.05 से वैल्यू कम है, तो कहने का मतलब वो तो हमने 0.0 किसके लिए लिखा था भाई, अंतर है। अब हम इससे इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि सिंस P लेस देन, ये P वाला P लेस देन 0.05 देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी। नल हाइपोथेसिस कौन सी वाली, ये वाली, कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस दैट द एवरेज ऑफ मैथ स्कोर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्कोर, है ना, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट क्या किया इसको, तो जब ये रिजेक्ट होगी तो ये क्या होगी एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जब रिजेक्ट होगी, हमने लगा दिया क्रॉस, तो ये क्या होगी, ये एक्सेप्ट होगी, है ना। बात तो वही है कि जब एक रिजेक्ट होगी तो दूसरी क्या होगी एक्सेप्ट होगी, ऐसा तो हो ही नहीं है ना, तो ये एक्सेप्ट होगी। तो अब हम देखिए मैंने एक्सेप्ट का लगा दिया, रिजेक्ट का लगा दिया, नल हाइपोथेसिस इसको रिजेक्ट किया जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि पी वैल्यू इज लेस देन 0. ये वाली है ना 0.05 देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द स्कोर्स ऑफ मैथ, एवरेज स्कोर्स ऑफ द मैथ इज इक्वल टू एवरेज स्कोर ऑफ द इंग्लिश, है ना। अब ये इतना लिख दिया हमने। इसके बाद लिखेंगे इट मीन्स देयर इज difference significant there is statistically significant difference between the average scores of math and average scores of the English gained by the student। अब वो स्कोर कितना कम है, ये है मीन डिफरेंस। तो इसको लिखेंगे द पेड सैंपल टेस्ट सेक्शन सेज और ओपन दैट द मीन डिफरेंस इज 17.29 या 17.3 या
17.3 देर है ना। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी 17.3 का उनमें अंतर है। तो उसमें फिर और आगे लिख सकते हैं कि 10 द स्टूडेंट्स गेंड मोर मार्क्स इन इंग्लिश देन द मैथ। इसका मतलब अंग्रेजी में लड़कों ने अच्छे अंक प्राप्त किए बजाय गणित के। हो सकता है गणित का सब्जेक्ट पेपर टफ हो, इंग्लिश का सरल हो, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटरप्रिटेशन इसका हमने किया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और काफ़ी कुछ समझ में आएगा।